हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। हमने जो वीडियो डाला था घुरिए का, आशा करती हूँ आप सब ने देख लिया होगा, उसको लाइक कर दिया होगा, उसको शेयर कर दिया होगा आप लोगों ने। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डी.एन. मजूमदार। आज हम लोग डी.एन. मजूमदार के बारे में पढ़ेंगे। तो डी.एन. मजूमदार का जो पूरा नाम है, उनका नाम है धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1903 में पटना में एक बंगाली फैमिली में हुआ था, एक बंगाल के परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1960 में, 1960 में। हम यहाँ पर डी.एन. मजूमदार जो समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं, उनके दो टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक उनका जो है कि जाति व्यवस्था पर डी.एन. मजूमदार की क्या व्यूज़ हैं, क्या विचार हैं उनका। और सेकेंड टॉपिक है उनका जनजातीय एकीकरण। तो हम लोग पहला टॉपिक कवर करते हैं, जाति पर डी.एन. मजूमदार के विचार। डी.एन. मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडियाज़ में जाति की अर्थ जो उत्पत्ति है उसको प्रजाति के रूप में परिभाषित किया है। मजूमदार लिखते हैं कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो कि वंशीय आधार पर देश के कई पीढ़ियों से एक साथ रह रहे हों, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, जो कि अपने अपने देशों में प्रजाति रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, इनको मजूमदार प्रजाति कहते हैं। सांस्कृतिक रूप से समांगी लोगों का समूह भी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। मजूमदार कहते हैं जो समांगी लोगों का समूह है वो भी प्रजाति के रूप में हम कह सकते हैं। भाषा के आधार पर रिजले ने 3 प्रकार की जो प्रजाति हैं उनके प्रकार बताए हैं। इसमें से है पहला द्रविड़, सेकेंड है आपका इंडो आर्यन और थर्ड है आपका मंगोलियन। ये रिजले ने दिया हुआ है। आर्य भाषा बोलने वाले लोग सर्वप्रथम भारत में 2री शताब्दी में आए हुए थे। उन्होंने पंजाब की उपजाऊ भूमि पर सबसे पहले सर्वप्रथम कब्जा किया। कुछ घटनाक्रमों के कारण गंगा जमुनी जो घाटी थी वहाँ पर वो फैल गए। पहले उन्होंने क्या किया, पंजाब जो था वहाँ पे कब्जा किया, उसके बाद गंगा जमुना घाटी पे धीरे धीरे काबिज हो गए। जाति की उत्पत्ति सिद्धांत डी.एन. मजूमदार ने सर्वप्रथम जी.एस. घुरिए की महत्व दिया। जी.एस. घुरिए ने क्या कहा था, ब्राह्मणवादी कॉन्सेप्ट दिया था, वही कॉन्सेप्ट का महत्व देते हुए डी.एन. मजूमदार आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा के कुछ पहलुओं का जन्म गंगा के मैदान में हुआ था, क्योंकि यहीं पर ब्राह्मणों से संबंधित इंडो आर्यन सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय लेखकों में एस.सी. रॉय, एस.के. दत्त, घुरिए जाति की प्रजाति कारक के साथ इनको जोड़ा गया। वर्ण की उत्पत्ति भी प्रजाति से हुई। डी.एन. मजूमदार लिखते हैं कि भारत प्रजातियों का द्रवणीय पात्र है, यानी कि बहुत से प्रजाति के लोग भारत में रहते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने इसको द्रवणीय पात्र बोला है। मजूमदार जाति को एक बंध वर्ग मानते हैं। वो कहते हैं, मजूमदार कहते हैं जाति एक बंध वर्ग है जिसमें उनकी जो आनुवंशिकता है उसी के आधार पर वो रहते हैं। यानी कि जाति आप वर्ग में तो आप सामाजिक रूप से अपना जो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जाति एक ऐसा वर्ग है जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप मजूमदार के अनुसार प्रत्येक जाति की परिस्थिति के अनुसार व्यवसाय का निर्धारण नहीं हुआ है, बल्कि विभिन्न व्यवसायों की पवित्रता तथा अपवित्रता के अनुसार उससे संबंधित विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होने लगा। उन्होंने कहा कि अगर हम देखते हैं तो जो जाति है उसमें पहले क्या था, व्यवसाय का निर्धारण नहीं हुआ था, पहले जाति का निर्धारण हुआ। फिर उस जाति में जो लोग जिस कार्य में लगे हुए थे उसी कार्यों के आधार पर पवित्रता तथा अपवित्रता का कॉन्सेप्ट देकर उनका जो व्यवसाय था उसी को ही जाति का आधार
माना गया, यानी कि जो उस समय जिस काम में लगा हुआ था, पहले क्या था, पहले व्यवसाय को महत्व दिया जाता था, लेकिन वही व्यवसाय धीरे धीरे जब पवित्रता तथा अपवित्रता के रूप में प्रचलित होने लगा तो वो जाति से उसको जोड़ा जाने लगा। प्रत्येक जाति में 2 प्रतिबंध बताए गए थे। पहला क्या था, खान पान संबंधी प्रतिबंध, जैसे आप कच्चा भोजन किसके साथ कर सकते हैं, पक्का भोजन किसके साथ कर सकते हैं, किसके साथ आप खाना खा सकते हैं, किन जातियों के साथ आप खाना खा सकते हैं, या जो जाति हैं उनके जो समारोह हैं, विवाह समारोह हैं और अनुष्ठान हैं, कहाँ सम्मिलित हो सकते हैं, इस पर विशेष नियम बनाए गए। अंतर विवाह का महत्व दिया गया, यानी कि जो जाति उपजातियों में विभाजित है ना, बताया था ना आपको, जब हम लोग घुरिये पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बताया था कि जो जाति है वो भी कई उपजातियों में विभाजित है। तो यहाँ जो जाति है और उपजातियों के संदर्भ में ही लोग अपने ही उपजाति में ही लोग विवाह करना पसंद करते हैं, यानी कि उपजाति में विवाह करना अनिवार्य कर दिया गया, अपनी ही जाति के अंदर ही आप विवाह कर सकते हैं। डॉक्टर मजूमदार लिखते हैं कि अगर भारत में निम्न जाति की निर्योग्यताओं पर अगर विचार करें तो भारत में परिस्थिति तथा निर्योग्यताएं एक समान नहीं है ना, क्योंकि बहुत सी जो जहाँ पर अगर हम उत्तर भारत में देखें, अगर जातियों के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो जातियाँ, अगर कुछ जातियाँ यहाँ पर पिछड़ी जाति में शामिल है तो दक्षिण भारत में अगर देखें तो वहाँ निम्न जाति में शामिल हैं। तो ऐसे ही सब जगह जो चीज़ें हैं वो एक समान नहीं है। अगर हम कहें कि अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं या उत्तर भारत की तरफ रहते हैं तो जो जाति पिछड़ी जाति में है तो ज़रूरी नहीं कि दक्षिण भारत में वो पिछड़ी जाति के रूप में है, वहाँ पर वो निम्न जाति के रूप में भी हो सकती है। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जो निम्न जाति में निर्योग्यताएँ पाई जाती हैं वो पूरे देश में एक समान नहीं है। भारतीय जाति व्यवस्था के संदर्भ में प्रोफेसर मजूमदार के कहा कि भारत में जनजातियों में इस तरह की निर्योग्यताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये जाति से प्रभावित अर्थव्यवस्था में प्रवेश करती हैं उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय उनकी परिस्थिति में भिन्नता को स्पष्ट करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि भारत की जो जनजातियाँ हैं अगर उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं तो वहाँ पर निर्योग्यताएँ नहीं थी, है ना। जब जनजाति के बारे में हम लोग सुनते हैं तो वहाँ पर कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती, लेकिन जैसे जैसे ये परस्पर अंतर क्रिया द्वारा जब ये हिंदू धर्म के द्वारा मिली तो इन्होंने जिस व्यवसाय को अपनाया वही व्यवसाय इनकी जाति के रूप में प्रचलित हो गई, यानी कि जिस अर्थव्यवस्था के रूप में ये अपने आप को रखना शुरू किया उस अर्थव्यवस्था संबंधित उन्होंने जाति को ग्रहण कर लिया, या कह लीजिए उसी जाति के नाम पर उनको पहचाना जाने लगा। जनजाति को आदिम जाति, जंगली जाति, आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, वहीं घोरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है। ये आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है घोरिये ने जनजाति को क्या कहकर बुलाया है। एक जनजाति की निर्माण उनके गोत्र समूहों से होता है और वंश परंपरा के द्वारा एक प्रमुख व्यक्ति इसका मुखिया होता है। इसी प्रकार जनजाति एक राजनीति संगठन भी है और भारत में 1931 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या उस समय 2.5 करोड़ थी, जबकि 2014 में बढ़कर इनकी संख्या क्या हो गई है, 10 करोड़ हो चुकी है। तो ये जो जनजाति है इनकी अपनी एक वंश परंपरा होती है, जैसे मुंडा जनजाति हो गई, है ना, और भी गोंड जनजाति हो गई, खासी हो गई, जयंतिया हो गई, तो इनकी अपनी अपनी वंश परंपराएं होती हैं। इन जो जनजाति होती है इनका अपने जो समूह है इनका खुद का मुखिया होता है, और ये समूह जो होते हैं इस समूह का जो मुखिया होता है वही एक राजनीतिक संगठन भी तय करता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये गोत्र संगठन होता है। यहाँ पर कह सकते हैं जो मुखिया होता है, जो मुखिया का बेटा ही मुखिया आगे चलकर बनता है। मजूमदार ने जनजातियों के सांस्कृतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याओं को यहाँ स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जो जनजाति थी वो जब यहाँ पर आई और दोनों एक दूसरे से जब अंतर क्रिया शुरू की तो उनमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई। पहला कौन सा था, मद्यपान अनैतिकता में वृद्धि। मद्यपान
जब ये यहाँ पर आए, क्योंकि उस समय जो काम था जंगलों के काम से जब निकल कर हाँ, क्योंकि नए वन नीति के कारण इनको जंगलों में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया था। तो ये काम करने के लिए जब बाहर आए तो यहाँ की जो जाति थी वहाँ पे मद्यपान शराब का जो सेवन था वो अधिक होने लगा, और ये इतने आदी हो गए कि उसके लिए इन्होंने ऋण लेना प्रारंभ कर दिया। जो महिलाएं थीं, चूँकि उस समय आदिवासी जनजातियों में जो महिलाओं में विवाह से पूर्व यौन संबंधों को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसकी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए जो बहरी लोग थे उनकी स्थिति का लाभ उठाते हुए उनसे वेश्यावृत्ति भी कराने लगे। और कुछ जनजाति को अगर हम देखें तो इस वेश्यावृत्ति में पूरी तरह से लिप्त पाई जाती हैं। जनजातियां मुखियाओं की शक्ति का विस्थापन हो गया। जो जनजाति जो शक्ति थी, जो मुखिया अपना जैसे सरकार अपना चलाती है, वैसे ही यहाँ पर मुखिया अपने संगठन को, अपने समूह को चलाता था। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि अब वहाँ प्रशासनिक अधिकारी हो गए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ तैनाती हो गए हैं, तो वहाँ जो मुखिया था उसकी शक्तियों का विस्थापन कहाँ हो गया, प्रशासनिक अधिकारियों में। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी वहाँ की जो जनजीवन है, उनकी संस्कृति है, उनसे अछूते होते हैं, यानी कि उनकी संस्कृति, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर इनको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। इन जनजातियों को उसका कोई हल नहीं निकल पाता। स्थानांतरित खेती से अलगाव होना, जो जिसे हम लोग झूम खेती कहते हैं, है ना, झूम खेती कहते हैं, दहिया खेती कहते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती थी, इससे जब ये आदिवासी जनजातियों का एक प्रमुख जीविका उपार्जन का प्रमुख साधन था, और ये लोग इसी से जीविका उपार्जन करते थे, अपनी जीविका उत्पन्न करते थे। झूम खेती क्या होती है ये एक बार बता देती हूँ। झूम खेती वो होती है कि यहाँ पर कुछ जंगलों को काट कर उनका एक मैदान बना दिया जाता है और खेती लायक, और वहाँ पर आदिवासी खेती करते हैं। कुछ समय बाद वहाँ से वो खेती छोड़कर दूसरी जगह पर मैदान साफ करके वहाँ पर खेती करना आरंभ कर देते हैं। तो ये इसको झूम खेती कहते हैं। तो यहाँ पर जो मज़दूरों को जब बेदखल किया जाने लगा तो इनके सामने क्या हुआ, रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न होने लगी। जो जंगल से प्राप्त पदार्थों का उपयोग था, पहले आदिवासी जो थे वो जंगलों में जाते थे, क्योंकि जंगलों में जाने पर उनका कोई प्रतिबंध लागू नहीं था। लेकिन जब जंगल में जो उसी के द्वारा जो उपयोगी पदार्थ होते थे, जैसे लकड़ी है, तेंदू की पत्तियां हैं, है ना, और शहद है, और जो ढोलकी बनाते हैं ये लोग, उसके लिए चीज़ें इकट्ठी करते थे। ये कच्चे पदार्थ ही वहाँ से जंगलों से लेकर आते थे। लेकिन बाद में जब जंगल पे प्रतिबंध लग गया तो ये जो आदिवासी थे, अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो स्थानीय ठेकेदार थे जिनको काम मिलता था, वहाँ पर ये लोग उनके अधीनता में ये लोग कार्य करना आरंभ किए। क्योंकि जो ठेकेदार थे इनके साथ जानवरों की तरह कार्य कराते थे और जानवरों की तरह ही इनसे व्यवहार करते थे। और अगर वेतन का अगर हम कहें तो वेतन न्यूनतम नहीं था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर परेशानी का कारण बनी, एक प्रॉब्लम के रूप में उभर के आई आदिवासियों के लिए। हरण विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हमने बताया था कि हरण विवाह आदिवासी जनजाति में एक विवाह का प्रकार है, हरण विवाह। लेकिन चूँकि नए सामाजिक विधान के अनुसार हरण विवाह को एक अपहरण के रूप में देखा जाने लगा, तो जो जनजाति परस्पर जनजातियों में जो एक आस्था थी एक दूसरे के प्रति, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्योंकि इस तरह की जो उनकी संस्कृति थी वो विलुप्त होती जा रही है। अपराधों में वृद्धि हो गई, क्योंकि जंगल में प्रवेश रहा नहीं। तो क्या हुआ, ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे गिरोह बनाकर अपराध करने के लिए भी उन्मुख हो गए। कुछ महिलाएं भी वेश्यावृत्ति के लिए उन्मुख हो गई, क्योंकि उनको अपनी फैमिली चलानी होती थी। तो इस तरह की जो अपराध में वृद्धि होती यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा पहली जनजातियों की अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भर थी, यानी कि वो खुद ही उनका अपना एक समूह था, एक राजनीतिक संगठन था,
और वो जंगलों से उपयोगी कच्चा माल प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो वहाँ पर जो पैसा है वो इतना महत्व नहीं रखता था, क्योंकि उनकी ज़रूरतें सीमित थीं और वो अपनी सीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने में पूरी तरह से निपुण थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब संपर्क बढ़ा, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा, तो लोगों में जो मेला होता है, मंडियाँ होती हैं, वहाँ पर उन्होंने जाना आरंभ किया। वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएँ होती हैं जो बिक्री के लिए आती हैं, उनको देखकर वो उन वस्तुओं को खरीदना आरंभ कर दिया, जिससे जो अनावश्यक आप कह सकते हैं अनावश्यक जो आवश्यकताएँ थीं, जो कि पहले इनको महसूस नहीं होती थी कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, उन आवश्यकताओं को यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया। जिसके कारण क्या हुआ, जो इनका आर्थिक बोझ था वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता गया और फलस्वरूप उसका कारण इसके कारण क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, ये ऋणग्रस्त हो गए, है ना। यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि ऋण लेना आरंभ कर दिया उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उनको लगा कि ये भी होना चाहिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये जो आवश्यकताएं हैं, बढ़ी हुई आवश्यकताएं ने से कारण इनके पर ऋणग्रस्तता हो गई। उसके बाद क्या है, अनुपयुक्त शिक्षा व्यवस्था, है ना। वहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था थी पहले, वो क्या थी, सांस्कृतिक आधार पर थी। वहाँ पर ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी जिससे जो आदिवासी जनजाति हैं वो बाहर जाकर कोई अच्छी जॉब कर सके। तो सांस्कृतिक जो आधार पर शिक्षा थी वहाँ पर, ये आप कह सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा थी वहाँ पर। बच्चों को समूह के द्वारा ही जैसे तीरंदाजी है, शिकार खेलना है, जानवर पकड़ना है, कच्चा माल उत्पन्न करना है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो अनुपयुक्त शिक्षा व्यवस्था वहाँ थी। और तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर एक जो जनजाति है उसको विकास करने में अनुपयुक्त साबित हुई। न्यायिक व्यवस्था में असंगति, पहले क्या था, जो जनजातियाँ थी वो अब कोई भी काम अगर वहाँ पर दंड का प्रावधान होता था तो वो दंड देने का प्रावधान कौन करता था, वहाँ का मुखिया, क्योंकि वो राजनीतिक संगठन था, छोटे छोटे राजनीतिक संगठन हुआ करते थे ये। और अगर कोई भी जो गांव का समूह का जो मुखिया है वो जो अपराध करता है उसके विरुद्ध में वो दंड सुनाता था, और ये दंड पूरे समूह का एक सहमति होती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, यहाँ पर अब सामाजिक विधान लागू हो गया है और